थिंक आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल आपने देखा था कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, दैट वाज फोर्स। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक दैट इज प्रेशर। सो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में, कि आखिर प्रेशर क्या है, फोर्स से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप सब अच्छे से अभी समझेंगे, ध्यान देंगे और आगे की चीज़ों को आई थिंक कल आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया होगा अच्छे से। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि दैट्स वाई हमने अपना जो प्रेशर वाला जो टॉपिक है उसको हमने पार्ट 2 में लिया है, जिससे कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, समझ सकें, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएँ। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किस पे, प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, व्हाट इज फोर्स एंड समथिंग लाइक दैट एरिया। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू टेल यू कि आप जैसे जनरली बच्चे तो हैं, आपने पेंसिल भी यूज़ करे होंगे या पेन भी यूज़ किए होंगे। आपने देखा होगा जैसे ये जो टिप होती है, अगर आप अपने हैंड पे इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे अपने हाथ पे दबाने की कोशिश करी, फिर आपने इसको बैक साइड से दबाने की कोशिश करी, तो आप किस साइड से ज़्यादा हर्टेड फील करोगे, मीन्स कब आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। द थिंग इज कि सर जब हम मार्कर को या पेन को या पेंसिल को इस तरफ से अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न है प्रेशर की, समथिंग की एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि हम कितना फोर्स किसी चीज़ पे लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं। अगर एरिया कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मतलब एक तरीके से फील होती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो बहुत टिप पे बहुत छोटा सा एरिया है, जिसकी वजह से सिर्फ इस एरिया पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, और बहुत सारा फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्या है, प्रेशर से आप समझेंगे कि प्रेशर जो है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एरिया। क्या है कि सर जो प्रेशर होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, कि सर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, फोर्स एंड एरिया पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया, कि हमने कितना फोर्स लगाया है और कितने एरिया पे लगाया है, उस चीज पे डिपेंड करता है प्रेशर कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। ठीक है, एक तरीके से तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, प्रेशर की। तो देखो क्या है कि प्रेशर क्या है, कि सर प्रेशर क्या है कि प्रेशर को हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब्स हाउ ए फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। कि जो एक तरीके से देखो आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि जब आप ऐसे दबाओगे तो आपको जैसे जितना ज्यादा आप कम एरिया पे दबाओगे आपको उतना ज्यादा प्रेशर फील होता है। ठीक है, तो एरिया पे कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर डिपेंड करता है, और इसीलिए लिखा है कि डिस्क्राइब हाउ ए फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। व्हाट नेक्स्ट लाइन मीन टू अस कि सर इट इज a measure, it is a measure of how much force is acting on a certain area, कि कितने एरिया पे आखिर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जितना हम फोर्स लगा रहे होंगे और जितने एरिया पे लगा रहे होंगे उसके हिसाब से हम मेजर कर पाएंगे कि वहां पे प्रेशर कितना है, कम है कि ज्यादा है, राइट। तो इस तरीके से आप प्रेशर के बारे में थोड़ा जाने। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे, देखो ये आ गया हमारा कि जब हम इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन हमें किया कि सर प्रेशर इज द, ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, कि जितना फोर्स लगा हुआ है एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक 1 यूनिट एरिया है, इस एरिया पे हम कितना फोर्स लगाएंगे, हम कितना इस पे फोर्स लगाएंगे, ये हो गया हमारा एरिया। हमने मान लिया ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट एरिया पे हम कितना लगाएंगे उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसका प्रेशर कितना होगा, और कम होगा कि ज्यादा होगा। वो कैसे डिपेंड, किस चीज का, वो इन दोनों चीजों पे कितना फोर्स लगा रहे हो
और कितना एरिया लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी पढ़ के आए पीछे आप कि सर प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। अगर इनके सिंबल्स की फॉर्म में देखें हम तो प्रेशर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं P, फोर्स के लिए F एंड A के लिए एरिया। तो इससे क्या बन जाएगा, P इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फिर जैसे फोर्स के लिए लास्ट वीडियो में शायद हमने नोट डाउन नहीं किया था, आपने नहीं लिखा होगा, अभी बता देता हूं मैं कि फोर्स के लिए ही ऐसे सेम एक यूनिट होती है दैट इज न्यूटन। एसआई यूनिट जो होगी फोर्स की दैट विल बी न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। क्या याद रखेंगे आप कि सर फोर्स के लिए तो होती है न्यूटन, तो फिर ऐसे ही प्रेशर के लिए भी तो होती है। तो प्रेशर के लिए होती है क्या, पास्कल। क्या होती है, पास्कल, राइट। तो हम यहाँ पे समझे कि सर फोर्स के लिए ऐसा यूनिट हो गई क्या, न्यूटन की। अगर फोर्स को हमें मेजर करना है, हमें बताना है एक अमाउंट में, तो जैसे मैंने कल कुछ एग्जांपल्स में लिखा भी था कि फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 10 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 तो जो है वो मैग्नीट्यूड है इसका, लेकिन यहाँ पे हम ये एसआई यूनिट लगा के हम बता रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये एक फोर्स को लिखा है, ठीक है। सिंबल से और ये एसआई यूनिट से आप कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं कि आप जो चीज मेंशन कर रहे हो वो है क्या। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको इससे। एसआई यूनिट्स आपको बता पाती हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, राइट। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इफ द एरिया इज स्मॉलर, इफ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर इज मोर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम ऐसा मान सकते हैं कि देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे हमने देखा प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। अब जस्ट इन ए केस हम क्या करें, फोर्स को कर देते हैं कांस्टेंट, फोर्स को कर देते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि अब जो है फोर्स वो इक्वल लगेगा, मतलब इक्वल फोर्स, उस एरिया में लगने वाला फोर्स जो है उसको हमने इक्वल कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि सर जब एक चीज की क्वांटिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। इट्स जस्ट लाइक कि अच्छा फॉर एन एग्जांपल हम ऐसा मानते हैं कि हम 1 kg ऑफ शुगर लेते हैं, तो उसकी अमाउंट हमने मानी 50 रुपीज, तो 5 kg ऑफ शुगर की कितनी होगी, तो दैट विल बी 250 रुपीज। बट ये तो हो गया हमारा क्या कि एक अमाउंट अगर हमने बढ़ाई है तो दूसरी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ी, तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट व्हाट इफ की एक चीज को हम बढ़ाएं दूसरी चीज घटने लगे, इट्स जस्ट लाइक ऐसे मान लो कि हमें 10 बच्चों की क्लास में 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमारे पास जो प्राइज मनी है वो 100 रुपीज है फॉर गिफ्ट वगैरह ऐसे मान लो। तो हमने माना कि अगर एक विनर होगा तो हम उसको सिर्फ कितने रुपए दे सकते हैं, 100 रुपीज। लेकिन अगर 2 विनर हो गए तो अब हमें उसी 100 को हाफ हाफ करना पड़ जाएगा, 50-50। तो जब 3 विनर्स हो जाएंगे तो उसके और पार्ट्स हो जाएंगे, 4 विनर्स हो जाएंगे तो उसके और 25-25। तो देख रहे हैं आप जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही दूसरी चीज जो है जो प्राइज मनी है वो घटती जा रही है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है। अब इसमें यही कह रहा है जो हमने चीज पीछे पढ़ी थी कि सर फॉर एन एग्जांपल अगर हम एरिया घटा दें तो क्या होगा, तो भाई सिंपल याद रखोगे प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। व्हाट इफ कि हम एरिया को बढ़ा दें, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर घट जाएगा। सिंपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, राइट। तो आगे अब देखो इस जैसे ये हमारे पास स्लाइड है, इसमें क्या है मेंशन कि सर इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर इंक्रीज करना है किसको, प्रेशर को इंक्रीज करना है, तो देखो फॉर्मूले से आप कर सकते हो ना। अगर आपको ये प्रेशर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब यही तो होता है जब आप सब्जियां काटने के लिए कोई नाइफ यूज करते हो, जैसे देखो इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अनियन है और उसको काटने के लिए हम यहाँ पे एक नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये नाइफ कब इस अनियन को बहुत अच्छे से कट कर पाएगा, तो इसको क्या होना, बहुत शार्प होना पड़ेगा। शार्प होने के लिए आप देखोगे कि इसके पास जितना कम एरिया होगा, ये जितना यहाँ से कम एरिया लेगा ये उतनी आसानी से ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा उतनी आसानी से इस अनियन को काट देगा, ठीक है। तो समझे आप कि ए शार्प नाइफ हैज ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स जिससे आप इसको कट करने के लिए आप जो इसकी सरफेस को टच करते हो, जिस इस तरफ से जो आप इसको कट करने की कोशिश करोगे ना,
तो इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत कम है। अगर बहुत कम होगा तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाएगा और हाई प्रेशर की वजह से इसको काटना आसान हो जाएगा कि हाई प्रेशर हो जाएगा तो कैन बी एक्सर्टेड टू कट द अनियन, तो आसानी से इसको कट किया जा सकता है। राइट, समझ गए होंगे आप अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, आप ध्यान दे रहे होंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो चीजें आसानी से सॉल्व होती जाएंगी आपके सामने। देखो नेक्स्ट है कि क्या करें, इंक्रीज द प्रेशर। क्या करेंगे, इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि अब क्या करना है हमें, जैसे इसमें तो हमने इंक्रीज किया प्रेशर को, लेकिन इसमें क्या करना है, इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब की बार हमें एरिया को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है कि सर द हाई प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ द आइस, आइस पे क्या चाहिए हमें, हाई प्रेशर चाहिए, सो दैट द आइस मेल्ट्स एंड अलाउइंग द आइस स्केटर्स ग्लाइड स्मूथली। अब आप देखोगे कि इनके जो शूज हैं इनमें क्या होता है, कम से कम क्या रहेगा, एरिया। इसका क्या रहेगा, एरिया। इनके बॉटम में ज्यादा सरफेस एरिया रह सकता था, लेकिन इसके लिए एक छोटी जैसे प्लेट जैसे है, इसकी वजह से एरिया हो जाएगा कम। अगर एरिया कम हो जाएगा तो इसका प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है कि जो वो आइस है जिसपे ये स्केटिंग करते हैं तो वो आइस थोड़ा मेल्ट हो जाती है, तो जिससे उसकी सरफेस जो है वो और स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ हो जाएगी तो ये आसानी से स्केटिंग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फिर उससे आगे क्या है कि देखो इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे ये एक वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड में आपको कुछ नेल्स लगाने हैं, मतलब इसके अंदर नेल्स को डालना है इस वुडन बॉक्स में। तो आप क्या करेंगे, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द हेड, टू द हेड ऑफ ए नेल, कि जैसे ये नेल है, इस नेल के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाओगे और अगर इसके आगे ये बहुत शार्प है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, तो ये आसानी के साथ जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये हाई प्रेशर होने की वजह से आसानी से इस बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। तो क्या कह रहा है कि द प्रेशर विल ड्राइव इट्स शार्प एंड इनटू द पीस ऑफ वुड इजीली, तो बहुत आसानी के साथ ये इस लकड़ी के अंदर घुस जाएगा। राइट, समझे होंगे आप, अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे क्लीट्स होते हैं, आप देखते होंगे कि जनरली लोग फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ एथलीट्स होते हैं रनिंग के लिए क्लीट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि द प्रेशर अंडर द स्टड्स, जो प्रेशर है, द प्रेशर अंडर द स्टड्स इज हाई इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड विच गिव्स एक्स्ट्रा ग्रिप। अब होगा क्या, मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप भागे हुए जा रहे थे और आपको बॉल में किक करनी थी, और हुआ क्या कि आपका पैर फिसल गया है ग्रिप की वजह से। अब क्या होगा, मान लो आपका बहुत 1-to-1 नेक टू नेक गेम चल रहा है, आपको एक गोल की बहुत ज्यादा नीड है और आप फिसल के गिर गए, सिर्फ किस लिए, शूज की वजह से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पे एक अच्छी स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड पे आपके पैरों की पकड़ मजबूत हो, आप स्लिप ना हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली इनका यूज किया जाता है। इनको जनरली हम स्टड्स भी बोल देते हैं और क्लीट्स भी होते हैं। ठीक है, तो कई नेम होते हैं इनके। तो जनरली आप ये शूज देख पा रहे होंगे, इनके अंदर ये होते हैं मेटल्स के कुछ नेल्स होते हैं, ये जमीन के अंदर घुस जाते हैं जिससे कि ग्रिप अच्छी बन जाती है। अब आप भागोगे तो ये जमीन के अंदर घुसते रहेंगे, आपकी ग्रिप अच्छी बनती जाएगी। अब भागते जाओगे तो आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो ये मोटर कार्स हैं, जैसे आप गेम्स देखते होंगे, इसमें क्या कह रहा है कि रैली, मतलब एक गेम होता है जिसमें कार्स रन करती हैं, तो उसमें क्या है कि रैली नीड वेरी हाई प्रेशर। इन्हें किसकी जरूरत है, हाई प्रेशर की जरूरत है इनसाइड द टायर्स। टायर्स के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए, जिससे कि द नैरो टायर्स हैव ए वेरी स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया विद द आईसी रोड्स। ठीक है, तो इनका जो एक तरीके से जैसे ये टायर्स कैसे हैं, बहुत नैरो है। नैरो मतलब बहुत पतले टायर्स हैं। पतले टायर्स होंगे तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जम के चल पाएंगे वहां पे, नहीं तो फिसलेंगे, कार रन ही नहीं कर पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, प्रेशर हाई चाहिए जिससे कि ये इनका जो टायर्स है वो ज्यादा प्रेशर लगा पाए नीचे और ये स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से आगे मूव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे ये हो गए कि स्किज
have a large area to reduce the pressure on the snow so that they do not sink too far. अब क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या है इनका, अब इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो ये हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इनका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल है, आपने पढ़ा है, देखो 1 अपॉन एरिया। अगर एरिया को करोगे कम तो प्रेशर जाएगा बढ़, अगर आप एरिया को बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रेशर को बढ़ा दिया है तो प्रेशर, ये एरिया को बढ़ा दिया है तो प्रेशर घट जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके से आप इन एग्जांपल्स को समझ के बहुत अच्छे से प्रेशर की कुछ बातें समझ पा रहे होंगे। जनरली आप देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह होते हैं खेतों में, तो इनके पिछले टायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थोड़े चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये टायर्स सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, प्रेशर कम होगा और ये जमीन में धसेंगे नहीं, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये जमीन में धसते चले जाते हैं, तो उसे बचाने के लिए इनके टायर्स को थोड़े चौड़े बनाया जाता है। कि ट्रैक्टर मूविंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, ए ट्रैक्टर मूविंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड बट हैविंग वाइड टायर्स। अगर इसके पास वाइड टायर्स हैं तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा क्या, प्रेशर, किस पे, ग्राउंड पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। तो ये जो टायर्स हैं ये जमीन में नीचे धसेंगे नहीं, ट्रैक्टर सही से स्मूथली वर्क कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या है, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप स्कूल जाते हो तो आपको पता होगा बैग होते ही हैं, जनरली आपके पास स्कूल बैग्स होते हैं, तो इनके जो बैग्स की स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स को थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है, वाइड बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, तो आप सिंपली देखो, आप ऐसा करो, इसी बैग की जगह पे अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने इस स्ट्रिप को हटा के यहाँ पे एक वायर बांध दिया है और इसको कंधे पे लटकाया है, और हम 100 मीटर्स या 200 मीटर्स जाके देखते हैं, अगर इसमें इतना ही वेट है और इस स्ट्रिप की जगह पे हमने एक वायर को लगाया, तो अभी हमारे कंधे में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका सरफेस एरिया होगा वायर का वो हो जाएगा बहुत कम। अब वायर तो सिर्फ मान लो इतनी सी है ऐसे, और स्ट्रिप है इतनी, तो दोनों के सरफेस एरिया में डिफरेंस है, इसके सरफेस एरिया में और इसके सरफेस एरिया में डिफरेंस है। दोनों के सरफेस एरियाज अगर डिफरेंट हैं, तो अगर इसका सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर जाएगा बढ़, और आपके शोल्डर्स करने लगेंगे दर्द। तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, इसीलिए ये वाइड स्ट्रिप्स यूज करी जाती हैं बैग्स के अंदर। तो देखो, ए वाइड शोल्डर पैड ऑफ ए हैवी बैग विल रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन कैरिंग द बैग। जो पर्सन बैग को कैरी किए हुए है उसके कंधे से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो आसानी से कंफर्टेबली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर ए सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। अब दो चीजें हमने मानी कि एक ब्लॉक यही है, लेकिन इस बार ये सिर्फ जमीन से इतना टच है, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन टच है। अब की बार क्या है, अब की बार इसका पूरा जो नीचे वाला ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे ये क्या है, जमीन के साथ टच होगा। तो आप दोनों के केसेस में देख पाओगे कि किसके केस में ज्यादा एरिया कवर है। इसमें जहाँ पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये एरिया क्या है, इसके कंप्लीट टच में है, और यहाँ पे सिर्फ इतना सा एरिया टच है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, अगर एरिया क्या है स्मॉल तो प्रेशर होगा ज्यादा, अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बिगेस्ट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया है सर ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर सिंपल, समझ आया। तो इस तरीके से आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। यही प्रेशर वगैरह की चीजें जो हैं ये बाय एग्जांपल्स। अच्छा, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स क्यों रखे, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान पाओ, इस पे अपनी थोड़ी सी ग्रिप बना पाओ, क्योंकि यही चीजें होती हैं। आप एक फाउंडेशन क्लासेस में यही चीजें करते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप आसानी से चीजों को कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं आप, कि विच डायग्राम शोज द चाइल्ड एक्सर्टिंग लीस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो आपको चारों सिचुएशंस को देख के बताना है कि किस में सबसे कम प्रेशर होगा। तो वेरी सिंपल, अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर ए सेकेंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर।
प्रेशर का जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे आपने लिख दिया कि सर 1/एरिया। अब देखना स्टार्ट करो, जिसमें जैसे जैसे एरिया होगा। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा एरिया किसमें, सबसे ज्यादा एरिया किसमें, बी के अंदर। हमने मान लिया बी के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है, एरिया इसके अंदर है सबसे ज्यादा, तो इसके पास ही सबसे कम क्या होगा, प्रेशर। बी को देख लिया, सी को देखो, सी सिर्फ एक पैर पे खड़ा हुआ है, तो सिर्फ इसने इतना सा जो एक पैर के जितना सरफेस एरिया उतना एरिया टच कर रखा है, मतलब इसका एरिया कहीं ना कहीं क्या है, काफी कम है। अगर एरिया कम होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, मतलब इसने ज्यादा प्रेशर लगा रखा है। इसमें देखो इसके दो पैर हैं तो इसका दो पैरों का एरिया आएगा, मीन्स इसका प्रेशर आएगा तो सही। क्यों, क्योंकि इसके दो पैरों का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट इससे ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट उसके केस में क्या है, उसके केस में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे कम पूछा था, क्या पूछा था, एक्सर्टिंग लीस्ट, मतलब सबसे कम प्रेशर। तो सबसे कम प्रेशर किसके पास होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसके पास, इसके पास, क्योंकि देखो इसकी फुल बॉडी जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। इसमें सिर्फ एक पैर है, उसमें दो पैर है, इसमें इसके 2 हैंड्स और 2 नीज, बस इतना पोर्शन ही गया है कांटेक्ट में है किसके, अर्थ के। तो इस तरीके से आप चीजें समझ पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से। आपने इन चारों चीजों को ऑब्जर्व करके अगर पढ़ लिया ध्यान से तो आप अब फॉर्मूले को कभी नहीं भूलने वाले हैं, और इसकी जो आंसर की जो कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, राइट। तो आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट देखो कि सर जैसे एक क्वेश्चन दिया हमें कि ए ब्रिक विद रेक्टेंगुलर साइड्स रेस्ट ऑन ए टेबल। जैसे मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है और इस ब्रिक का सिर्फ इतना वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है, मान लो ये पोर्शन जो है ये क्या है, टेबल के साथ कांटेक्ट में है, मतलब टेबल के साथ टच है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसी में ही यही क्वेश्चन है आगे कि द ब्रिक नाउ टर्न सो दैट इट रेस्ट ऑन द टेबल ऑन इट्स स्मॉलेस्ट पीस। अब क्या होगा कि इसके टेबल वही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल तो सेम उसी जगह पे, लेकिन क्या हुआ, पहले जो साइड थी वो ये वाली साइड थी कांटेक्ट में, तो इसकी वजह से क्या था, एरिया क्या था, सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया था सर ज्यादा, ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। इसके केस में क्या है, ये है सिर्फ इतना एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है, कम हो गया, तो कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम है इसमें, मींस एक क्वेश्चन था ये आपके लिए, इसमें आपको कुछ चीजें बतानी है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ हैज दिस चेंज अफेक्ट्स द फोर्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल, कि फोर्स क्या होगा इन दोनों के पास, की फोर्स में और प्रेशर में क्या है। तो देखो आपको सिंपल सबसे मेन चीज क्या है, आपने देखा कि चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, आपने जैसे ही देखा कि सर अगर ये ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम हुआ, और कम एरिया था तो प्रेशर ज्यादा हो गया, मीन्स चेंज तो हुआ है। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब इंक्रीज में दो बचते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज और ये, एक तो इंक्रीज वाला एक डिक्रीज वाला, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हैं। अब बचा हमारे पास सी और डी। तो इंक्रीज तो हुआ है, ये तो हमें पता है कि क्या हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया, कम हो गया तो प्रेशर गया बढ़। लेकिन जो हमारा फोर्स होगा, अरे फोर्स किस चीज पे मैटर करता है, फोर्स डिपेंड करता है उसके टोटल वेट पे। तो ब्रेक तो अभी भी बेंच के ऊपर ही है, चाहे वो नॉर्मली लेटी हुई थी या फिर हमने उसको खड़ा करके उसके ऊपर रख दिया है, जो फोर्स है वो तो अभी भी उस पर इक्वल उतना ही लग रहा होगा। दैट्स वाई फोर्स जो रहेगा वो तो इक्वल ही रहेगा, मींस अनचेंज रहेगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो आप ये चीजें आप ध्यान से समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी आपने कुछ प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ों को जान लिया है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपका प्रेशर जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आए हैं, उन पे थोड़ी पकड़ बनी है, फॉर्मूला समझ आ गया है, कैसे प्रेशर एरिया एक दूसरे से रिलेटिव हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो देखो अभी क्या करने वाले हैं, इसका एक टॉपिक और बचता है। अब मेरे को लगता है शायद कि अभी आप फोर्स को और प्रेशर को जब इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर हम यहाँ से इसी टॉपिक से आगे कल कंटिन्यू करेंगे
जिससे कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले इसलिए चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि सर इसका एक एक्स्ट्रा क्लास और करेंगे जिसमें हम इस बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है इसके कि लिक्विड प्रेशर वर्क कैसे करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी बातें और बचती हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को समझिए। नहीं समझ आता है कुछ, कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा करिए। ओके, तो अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई थिंक अब आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल आपने देखा था कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, दैट वाज फोर्स। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक दैट इज प्रेशर। सो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में, कि आखिर प्रेशर क्या है, फोर्स से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप सब अच्छे से अभी समझेंगे, ध्यान देंगे और आगे की चीज़ों को आई थिंक कल आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया होगा अच्छे से। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो ना वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि दैट्स वाई हमने अपना जो प्रेशर वाला जो टॉपिक है उसको हमने पार्ट 2 में लिया है, जिससे कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, समझ सकें, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएँ। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किस पे, प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, व्हाट इज फोर्स एंड समथिंग लाइक दैट एरिया। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू टेल यू कि आप जैसे जनरली बच्चे तो हैं, आपने पेंसिल भी यूज़ करी होंगे या पेन भी यूज़ किए होंगे। आपने देखा होगा जैसे ये जो टिप होती है, अगर आप अपने हैंड पे इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे अपने हाथ पे दबाने की कोशिश करी, फिर आपने इसको बैक साइड से दबाने की कोशिश करी, तो आप किस साइड से ज़्यादा हर्टेड फील करोगे, मीन्स कब आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा? द थिंग इज कि सर जब हम मार्कर को या पेन को या पेंसिल को इस तरफ से अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न है प्रेशर की, समथिंग की एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि हम कितना फोर्स किसी चीज़ पे लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं। अगर एरिया कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मतलब एक तरीके से फील होती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो बहुत टिप पे बहुत छोटा सा एरिया है, जिसकी वजह से सिर्फ इस एरिया पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, और बहुत सारा फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्या है, प्रेशर से आप समझेंगे कि प्रेशर जो है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एरिया। क्या है कि सर जो प्रेशर होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, कि सर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, फोर्स एंड एरिया पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया, कि हमने कितना फोर्स लगाया है और कितने एरिया पे लगाया है, उस चीज पे डिपेंड करता है प्रेशर कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। ठीक है, एक तरीके से तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, प्रेशर की। तो देखो क्या है कि प्रेशर क्या है कि सर प्रेशर क्या है कि प्रेशर को हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब्स हाउ ए फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, कि जो एक तरीके से देखो आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि जब आप ऐसे दबाओगे तो आपको जैसे जितना ज्यादा आप एक कम एरिया पे दबाओगे आपको उतना ज्यादा प्रेशर फील होता है। ठीक है, तो एरिया पे कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर डिपेंड करता है, और इसीलिए लिखा है कि डिस्क्राइब हाउ ए फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। व्हाट नेक्स्ट लाइन मीन टू अस कि सर इट इज a measure, it is a measure of how much force is acting on a certain area, कि कितने एरिया पे, कितने एरिया पे आखिर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जितना हम फोर्स लगा रहे होंगे और जितने एरिया पे लगा रहे होंगे उसके हिसाब से हम मेजर कर पाएंगे कि वहां पे प्रेशर कितना है, कम है कि ज्यादा है, राइट? तो इस तरीके से आप प्रेशर के बारे में थोड़ा जाने। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे, देखो ये आ गया हमारा
कि जब हम इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन हमें किया कि सर प्रेशर इज द, ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, कि जितना फोर्स लगा हुआ है एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक 1 यूनिट एरिया है, इस एरिया पे हम कितना फोर्स लगाएंगे, हम कितना इस पे फोर्स लगाएंगे, ये हो गया हमारा एरिया, हमने मान लिया ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट एरिया पे हम जितना लगाएंगे उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसका प्रेशर कितना होगा, और कम होगा कि ज्यादा होगा। वो कैसे डिपेंड, किस चीज पे करेगा, वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, कितना फोर्स लगा रहे हो और कितना एरिया लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी पढ़ के आए पीछे आप कि सर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। अगर इनके सिंबल्स की फॉर्म में देखें हम, तो प्रेशर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं P, फोर्स के लिए F एंड A के लिए एरिया। तो इससे क्या बन जाएगा, P इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फिर जैसे फोर्स के लिए लास्ट वीडियो में शायद हमने नोट डाउन नहीं किया था, आपने नहीं लिखा होगा, अभी बता देता हूं मैं कि फोर्स के लिए ही ऐसे सेम एक यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन। ऐसा यूनिट जो होगी फोर्स की, दैट विल बी न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। क्या याद रखेंगे आप कि सर फोर्स के लिए तो होती है न्यूटन, तो फिर ऐसे ही प्रेशर के लिए भी तो होती है, तो प्रेशर के लिए होती है क्या, पास्कल। क्या होती है, पास्कल, राइट। तो हम यहाँ पे समझे कि सर फोर्स के लिए ऐसा यूनिट हो गई क्या, न्यूटन की। अगर फोर्स को हमें मेजर करना है, हमें बताना है एक अमाउंट में, तो जैसे मैंने कल कुछ एग्जांपल्स में लिखा भी था कि फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 10 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 तो जो है वो मैग्नीट्यूड है इसका, लेकिन यहाँ पे हम ये एसआई यूनिट लगा के हम बता रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये एक फोर्स को लिखा है। ठीक है, सिंबल से और ये एसआई यूनिट से आप कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं कि आप जो चीज मेंशन कर रहे हो वो है क्या। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको इससे, एसआई यूनिट्स आपको बता पाती हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, राइट। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इफ द एरिया इज स्मॉलर, इफ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर इज मोर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम ऐसा मान सकते हैं कि देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे हमने देखा प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। अब जस्ट इन ए केस हम क्या करें, फोर्स को कर देते हैं कांस्टेंट, फोर्स को कर देते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि अब जो है फोर्स वो इक्वल लगेगा, मतलब इक्वल फोर्स, उस एरिया में लगने वाला फोर्स जो है उसको हमने इक्वल कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि सर जब एक चीज की क्वांटिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। इट्स जस्ट लाइक कि अच्छा फॉर एन एग्जांपल हम ऐसा मानते हैं कि हम 1 kg ऑफ शुगर लेते हैं, तो उसकी अमाउंट हमने मानी 50 रुपीज, तो 5 kg ऑफ शुगर की कितनी होगी, तो दैट विल बी 250 रुपीज। बट ये तो हो गया हमारा क्या कि एक अमाउंट अगर हमने बढ़ाई है तो दूसरी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ी, तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट व्हाट इफ की एक चीज को हम बढ़ाएं दूसरी चीज घटने लगे, इट्स जस्ट लाइक ऐसे मान लो कि हमें 10 बच्चों की क्लास में 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने, हमारे पास जो प्राइज मनी है वो 100 रुपीज है फॉर गिफ्ट वगैरह ऐसे मान लो, तो हमने माना कि अगर एक विनर होगा तो हम उसको सिर्फ कितने रुपए दे सकते हैं, 100 रुपीज। लेकिन अगर 2 विनर हो गए तो अब हमें उसी 100 को हाफ हाफ करना पड़ जाएगा, 50-50। तो जब 3 विनर्स हो जाएंगे तो उसके और पार्ट्स हो जाएंगे, 4 विनर्स हो जाएंगे तो उसके और 25-25। तो देख रहे हैं आप जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही दूसरी चीज जो है जो प्राइज मनी है वो घटती जा रही है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है। अब इसमें यही कह रहा है जो हमने चीज पीछे पढ़ी थी कि सर फॉर एन एग्जांपल अगर हम एरिया घटा दें तो क्या होगा, तो भाई सिंपल याद रखोगे प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। व्हाट इफ कि हम एरिया को बढ़ा दें, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर घट जाएगा। सिंपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, राइट। तो आगे अब देखो इस जैसे ये हमारे पास स्लाइड है, इसमें क्या है मेंशन कि सर इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर इंक्रीज करना है किसको, प्रेशर को इंक्रीज करना है, तो देखो फॉर्मूले से आप कर सकते हो ना। अगर आपको ये प्रेशर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए,
तो आपको कहीं ना कहीं एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब यही तो होता है जब आप सब्जियां काटने के लिए कोई नाइफ यूज करते हो, जैसे देखो इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अनियन है और उसको काटने के लिए हम यहाँ पे एक नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये नाइफ कब इस अनियन को बहुत अच्छे से कट कर पाएगा, तो इसको क्या होना, बहुत शार्प होना पड़ेगा। शार्प होने के लिए आप देखोगे कि इसके पास जितना कम एरिया होगा, ये जितना यहाँ से कम एरिया लेगा, ये उतनी आसानी से ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा उतनी आसानी से इस अनियन को काट देगा। ठीक है, तो समझे आप कि ए शार्प नाइफ हैज ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स जिससे आप इसको कट करने के लिए आप जो इसकी सरफेस को टच करते हो, जिस इस तरफ से जो आप इसको कट करने की कोशिश करोगे ना, तो इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत कम है। अगर बहुत कम होगा तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाई प्रेशर की वजह से इसको काटना आसान हो जाएगा। कि हाई प्रेशर हो जाएगा तो कैन बी एक्सर्टेड टू कट द अनियन, तो आसानी से इसको कट किया जा सकता है। राइट, समझ गए होंगे आप अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, आप ध्यान दे रहे होंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो चीजें आसानी से सॉल्व होती जाएंगी आपके सामने। देखो नेक्स्ट है कि क्या करें, इंक्रीज द प्रेशर। क्या करेंगे, इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि अब क्या करना है हमें, जैसे इसमें तो हमने इंक्रीज किया प्रेशर को, लेकिन इसमें क्या करना है, इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब की बार हमें एरिया को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, कि सर द हाई प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ द आइस, आइस पे क्या चाहिए हमें, हाई प्रेशर चाहिए, सो दैट द आइस मेल्ट्स एंड अलाउइंग द आइस स्केटर्स ग्लाइड स्मूथली। अब आप देखोगे कि इनके जो शूज हैं इनमें क्या होता है, कम से कम क्या रहेगा, एरिया। इसका क्या रहेगा, एरिया। इनके बॉटम में ज्यादा सरफेस एरिया रह सकता था, लेकिन इसके लिए एक छोटी जैसे प्लेट जैसे है, इसकी वजह से एरिया हो जाएगा कम। अगर एरिया कम हो जाएगा तो इसका प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है कि जो वो आइस है जिसपे ये स्केटिंग करते हैं, तो वो आइस थोड़ा मेल्ट हो जाती है, तो जिससे उसकी सरफेस जो है वो और स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ हो जाएगी तो ये आसानी से स्केटिंग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। फिर उससे आगे क्या है कि देखो, इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे ये एक वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड में आपको कुछ नेल्स लगाने हैं, मतलब इसके अंदर नेल्स को डालना है इस वुडन बॉक्स में। तो आप क्या करेंगे, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द हेड ऑफ ए नेल, कि जैसे ये नेल है, इस नेल के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाओगे और अगर इसके आगे ये बहुत शार्प है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, तो ये आसानी के साथ जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये हाई प्रेशर होने की वजह से आसानी से इस बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। तो क्या कह रहा है कि द प्रेशर विल ड्राइव इट्स शार्प एंड इनटू द पीस ऑफ वुड इजीली, तो बहुत आसानी के साथ ये इस लकड़ी के अंदर घुस जाएगा। राइट, समझे होंगे आप, अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे क्लीट्स होते हैं, आप देखते होंगे कि जनरली लोग फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ एथलीट्स होते हैं रनिंग के लिए क्लीट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि द प्रेशर अंडर द स्टड्स, जो प्रेशर है, द प्रेशर अंडर द स्टड्स इज हाई इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड व्हिच गिव्स एक्स्ट्रा ग्रिप। अब होगा क्या, मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप भागे हुए जा रहे थे और आपको बॉल में किक करनी थी, और हुआ क्या कि आपका पैर फिसल गया है ग्रिप की वजह से। अब क्या होगा, मान लो आपका बहुत 1-to-1 नेक टू नेक गेम चल रहा है, आपको एक गोल की बहुत ज्यादा नीड है और आप फिसल के गिर गए, सिर्फ किस लिए, शूज की वजह से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पे एक अच्छी स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड पे आपके पैरों की पकड़ मजबूत हो, आप स्लिप ना हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली इनका यूज किया जाता है। इनको जनरली हम स्टड्स भी बोल देते हैं और क्लीट्स भी होते हैं। ठीक है, तो कई नेम होते हैं इनके। तो जनरली आप ये शूज देख पा रहे होंगे, इनके अंदर ये होते हैं मेटल्स के कुछ नेल्स होते हैं, ये जमीन के अंदर घुस जाते हैं जिससे कि ग्रिप अच्छी बन जाती है। अब आप भागोगे तो ये जमीन के अंदर घुसते जाएंगे, आपकी ग्रिप अच्छी बनती जाएगी। अब भागते जाओगे तो आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो ये मोटर कार्स हैं, जैसे आप गेम्स देखते होंगे, इसमें क्या कह रहा है कि रैली, मतलब एक गेम होता है जिसमें कार्स
रन करती हैं, तो उसमें क्या है कि रैली नीड वेरी हाई प्रेशर, यानी किसकी जरूरत है, हाई प्रेशर की जरूरत है इनसाइड द टायर्स। टायर्स के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए, जिससे कि द नैरो टायर्स हैव ए वेरी स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया विद द आईसी रोड्स। ठीक है, तो इनका जो एक तरीके से जैसे ये टायर्स कैसे हैं, बहुत नैरो हैं, नैरो मतलब बहुत पतले टायर्स हैं, पतले टायर्स होंगे तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जम के चल पाएंगे वहां पे, नहीं तो फिसलेंगी कार, रन ही नहीं कर पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, प्रेशर हाई चाहिए, जिससे कि ये इनका जो टायर्स है वो ज्यादा प्रेशर लगा पाए नीचे और ये स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से आगे मूव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे ये हो गए कि स्किज have a large area to reduce the pressure on the snow so that they do not sink too far। अब क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या है इनका, अब इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो ये हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इनका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल है, आपने पढ़ा है, देखो 1/एरिया, अगर एरिया को करोगे कम तो प्रेशर जाएगा बढ़, अगर आप एरिया को बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रेशर को बढ़ा दिया है तो प्रेशर, ये एरिया को बढ़ा दिया है तो प्रेशर घट जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके से आप इन एग्जांपल्स को समझ के बहुत अच्छे से प्रेशर की कुछ बातें समझ पा रहे होंगे। जनरली आप देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह होते हैं खेतों में, तो इनके पिछले टायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थोड़े चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये टायर्स सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, प्रेशर कम होगा और ये जमीन में धसेंगे नहीं, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये जमीन में धसते चले जाते हैं, तो उसे बचाने के लिए इनके टायर्स को थोड़े चौड़े बनाया जाता है। ये ट्रैक्टर मूविंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, ए ट्रैक्टर मूविंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड बट हैविंग वाइड टायर्स, अगर इसके पास वाइड टायर्स हैं तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा क्या, प्रेशर, किस पे, ग्राउंड पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड, तो ये जो टायर्स हैं ये जमीन में नीचे धसेंगे नहीं, ट्रैक्टर सही से स्मूथली वर्क कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप स्कूल जाते हो तो आपको पता होगा बैग होते हैं जनरली, आपके पास स्कूल बैग्स होते हैं, तो इनके जो बैग्स की स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स को थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है, वाइड बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है। तो आप सिंपली देखो, आप ऐसा करो, इसी बैग की जगह पे अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने इस स्ट्रिप को हटा के यहाँ पे एक वायर बांध दिया है और इसको कंधे पे लटकाया है, और हम 100 मीटर्स या 200 मीटर्स जाके देखते हैं, अगर इसमें इतना ही वेट है और इस स्ट्रिप की जगह पे हमने एक वायर को लगाया, तो अभी हमारे कंधे में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका सरफेस एरिया होगा वायर का वो हो जाएगा बहुत कम। अब वायर तो सिर्फ मान लो इतनी सी है ऐसे, और स्ट्रिप है इतनी, तो दोनों के सरफेस एरिया में डिफरेंस है, इसके सरफेस एरिया में और इसके सरफेस एरिया में डिफरेंस है। दोनों के सरफेस एरियाज अगर डिफरेंट हैं, तो अगर इसका सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर जाएगा बढ़, और आपके शोल्डर्स करने लगेंगे दर्द। तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, इसीलिए ये वाइड स्ट्रिप्स यूज करी जाती हैं बैग्स के अंदर। तो देखो, ए वाइड शोल्डर पैड ऑफ ए हैवी बैग विल रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन कैरिंग द बैग, जो पर्सन बैग को कैरी किए हुए है उसके कंधे से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो आसानी से कंफर्टेबली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर ए सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, अब दो चीजें हमने मानी कि एक ब्लॉक यही है, लेकिन इस बार ये सिर्फ जमीन से इतना टच है, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन टच है। अब की बार क्या है, अब की बार इसका पूरा जो नीचे वाला ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे ये क्या है, जमीन के साथ टच होगा। तो आप दोनों के केसेस में देख पाओगे कि किसके केस में ज्यादा एरिया कवर है। इसमें जहाँ पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये एरिया क्या है, इसके कंप्लीट टच में है, और यहाँ पे सिर्फ इतना सा एरिया टच है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, अगर एरिया क्या है स्मॉल तो प्रेशर होगा ज्यादा, अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बिगेस्ट होगा। यहाँ पे देखो
यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया है सर ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा सर, प्रेशर कम हो जाएगा। फिर सिंपल, समझ आया। तो इस तरीके से आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। यही प्रेशर वगैरह की चीजें जो हैं ये बाय एग्जांपल्स। अच्छा, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स क्यों रखे, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान पाओ, इस पे अपनी थोड़ी सी ग्रिप बना पाओ, क्योंकि यही चीजें होती हैं। आप एक फाउंडेशन क्लासेस में यही चीजें करते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ बनाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप आसानी से चीजों को कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं आप, कि विच डायग्राम शोज द चाइल्ड एक्सर्टिंग लीस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो आपको चारों सिचुएशंस को देख के बताना है कि किस में सबसे कम प्रेशर होगा। तो वेरी सिंपल, अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर ए सेकेंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे, आपने लिख दिया कि सर 1 एरिया। अब देखना स्टार्ट करो, जिसमें जैसे जैसे एरिया होगा। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा एरिया किसमें, सबसे ज्यादा एरिया किसमें, बी के अंदर। हमने मान लिया बी के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है, एरिया इसके अंदर है सबसे ज्यादा, तो इसके पास ही सबसे कम क्या होगा, प्रेशर। बी को देख लिया, सी को देखो, सी सिर्फ एक पैर पे खड़ा हुआ है, सिर्फ इसने इतना सा, जो एक पैर के जितना सरफेस एरिया उतना एरिया टच कर रखा है, मतलब इसका एरिया कहीं ना कहीं क्या है, काफी कम है। अगर एरिया कम होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, मतलब इसने ज्यादा प्रेशर लगा रखा है। इसमें देखो इसके 2 पैर हैं, तो इसका 2 पैरों का एरिया आएगा, मींस इसका प्रेशर आएगा तो सही। क्यों, क्योंकि इसके 2 पैरों का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट इससे ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट उसके केस में क्या है, उसके केस में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे कम पूछा था, क्या पूछा था, एक्सर्टिंग लीस्ट, मतलब सबसे कम प्रेशर। तो सबसे कम प्रेशर किसके पास होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसके पास, इसके पास, क्योंकि देखो इसकी फुल बॉडी जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। इसमें सिर्फ एक पैर है, उसमें 2 पैर है, इसमें इसके 2 हैंड्स और 2 नीज, बस इतना पोर्शन ही गया है, कांटेक्ट में है किसके, अर्थ के। तो इस तरीके से आप चीजें समझ पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से। आपने इन चारों चीजों को ऑब्जर्व करके अगर पढ़ लिया ध्यान से, तो आप अब फॉर्मूले को कभी नहीं भूलने वाले हैं, और इसकी जो आंसर की जो कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, राइट। तो आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट देखो कि सर जैसे एक क्वेश्चन दिया हमें कि ए ब्रिक विद रेक्टेंगुलर साइड्स रेस्ट ऑन ए टेबल। जैसे मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है, और इस ब्रिक का सिर्फ इतना वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है, मान लो ये पोर्शन जो है ये क्या है, टेबल के साथ कांटेक्ट में है, मतलब टेबल के साथ टच है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसी में ही यही क्वेश्चन है आगे, कि द ब्रिक नाउ टर्न सो दैट इट रेस्ट ऑन द टेबल ऑन इट्स स्मॉलेस्ट पीस। अब क्या होगा कि इसके टेबल वही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल तो सेम उसी जगह पे, लेकिन क्या हुआ, पहले जो साइड थी वो ये वाली साइड थी कांटेक्ट में, तो इसकी वजह से क्या था, एरिया क्या था, सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया था सर ज्यादा। ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। इसके केस में क्या है, ये है सिर्फ इतना एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है, कम हो गया, तो कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम है इसमें, मींस एक क्वेश्चन था ये आपके लिए, इसमें आपको कुछ चीजें बतानी है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ हैज दिस चेंज अफेक्ट्स द फोर्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल, कि फोर्स क्या होगा इन दोनों के पास, की फोर्स में और प्रेशर में क्या है। तो देखो आपको सिंपल, सबसे मेन चीज क्या है, आपने देखा कि चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, आपने जैसे ही देखा कि सर अगर ये ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम हुआ, और कम एरिया था तो प्रेशर ज्यादा हो गया, मींस चेंज तो हुआ है। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब इंक्रीज में 2 बचते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज, और ये एक तो इंक्रीज वाला एक डिक्रीज वाला, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हैं। अब बचा हमारे पास सी और डी। तो इंक्रीज तो हुआ है, ये तो हमें पता है कि क्या हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया, कम हो गया तो प्रेशर गया बढ़। लेकिन जो हमारा फोर्स होगा, अरे फोर्स किस चीज पे मैटर करता है, फोर्स डिपेंड करता है उसके टोटल वेट पे। तो ब्रिक तो अभी भी बेंच के ऊपर ही है, चाहे वो नॉर्मली लेटी हुई थी या फिर हमने उसको खड़ा करके उसके ऊपर रख दिया है,
जो फोर्स है वो तो अभी भी उस पर इक्वल उतना ही लग रहा होगा, दैट्स वाई फोर्स जो रहेगा वो तो इक्वल ही रहेगा, मींस अनचेंज रहेगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, तो आप ये चीजें आप ध्यान से समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी आपने कुछ प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ों को जान लिया है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपका प्रेशर जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आए हैं, उन पे थोड़ी पकड़ बनी है, फॉर्मूला समझ आ गया है, कैसे प्रेशर एरिया एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो देखो अभी क्या करने वाले हैं, इसका एक टॉपिक और बचता है। अब मेरे को लगता है शायद कि अभी आप फोर्स को और प्रेशर को जब इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर हम यहाँ से इसी टॉपिक से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले इसलिए चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि सर इसका एक एक्स्ट्रा क्लास और करेंगे जिसमें हम इस बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है इसके कि लिक्विड प्रेशर वर्क कैसे करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी बातें और बचती हैं, तो उनको हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को समझिए, नहीं समझ आता है कुछ कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा करिए। ओके, तो अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई थिंक अब आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल आपने देखा था कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, दैट वाज फोर्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक दैट इज प्रेशर। सो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में, कि आखिर प्रेशर क्या है, फोर्स से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप सब अच्छे से अभी समझेंगे, ध्यान देंगे और आगे की चीज़ों को, आई थिंक कल आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया होगा अच्छे से, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो ना वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि दैट्स वाई हमने अपना जो प्रेशर वाला जो टॉपिक है उसको हमने पार्ट 2 में लिया है, जिससे कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, समझ सकें, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएँ। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किस पे, प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, व्हाट इज फोर्स एंड समथिंग लाइक दैट एरिया। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू टेल यू कि आप जैसे जनरली बच्चे तो हैं, आपने पेंसिल भी यूज़ करे होंगे या पेन भी यूज़ किए होंगे, आपने देखा होगा जैसे ये जो टिप होती है, अगर आप अपने हैंड पे इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे अपने हाथ पे दबाने की कोशिश करी, फिर आपने इसको बैक साइड से दबाने की कोशिश करी, तो आप किस साइड से ज़्यादा हर्टेड फील करोगे, मीन्स कब आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। द थिंग इज कि सर जब हम मार्कर को या पेन को या पेंसिल को इस तरफ से अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न है प्रेशर की, समथिंग की एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि हम कितना फोर्स किसी चीज़ पे लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं। अगर एरिया कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मतलब एक तरीके से फील होती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो बहुत टिप पे बहुत छोटा सा एरिया है, जिसकी वजह से सिर्फ इस एरिया पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, और बहुत सारा फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं